हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं मैथ्स 2 के लिए पीवाईक्यूज एंड दिस इज द सेट 1, जिसमें अब मैं ये इंग्लिश में, जैसे मैंने बोला था कि जिसमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा कंसेप्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट मैथ्स 2 के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ शॉर्ट नोट्स को या तो रेफर कर लो, अभी अब बहुत कम टाइम बचा है। तो क्या कर सकते हो कि शॉर्ट नोट्स पढ़ लो अच्छे से, फॉर्मूलाज उसके अच्छे से देख लो, एंड जो ग्रेडेड असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लो। तो फिर तुम ये जो पीवाईक्यूज देख रहे हो तो उनसे तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, अगर तुमने इसके साथ साथ में ग्रेडेड असाइनमेंट्स भी सॉल्व कर लिए तो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा पहले स्टार्ट नहीं करते हैं। एंड आई होप तुम्हें इंग्लिश का अच्छा लगा होगा, ठीक है, एंड मैथ्स का भी अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें ओपीपी 1 का भी चाहिए तो मुझे बता देना, मेरे पास पाइथन भी इस टर्म में है सब्जेक्ट। और मैं पाइथन और स्टैट्स 2 का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि इन दोनों के लिए भी मैं टाइम निकाल के वीडियो बना पाऊँ। बट अगर टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं पाइथन और स्टैट्स में भी तुम्हें वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, स्टैट्स 2 के लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। So the first question is, let A be a m cross n matrix. Choose the operations that are valid only when m is equal to n. मतलब m और n की वैल्यूज दोनों की सेम हो तो कौन सी मैट्रिक्स ऑपरेशन वैलिड होगी। तो a प्लस ए, तो जब मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करती हूँ तो उसमें जरूरी नहीं है कि मेरा m और n की वैल्यू सेम हो। तो अगर मेरे पास मैट्रिक्स 3x2 है और यहाँ पे भी मेरे पास अगर मैट्रिक्स 3x2 है तो मैं इसको ऐड फिर भी कर सकती हूँ। तो जरूरी नहीं है कि मेरे m और n की वैल्यू सेम ही हो, तो ये तो गलत हो गया। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में मेरे को m और n की वैल्यू इक्वल इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 3x2 ले लिया और यहाँ पे भी मैंने 3x2 ले लिया तो यहाँ पे ये जो हमारा n और m है ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों इन दोनों की वैल्यू हमारे पास हमेशा सेम आनी चाहिए, बट ये दोनों तो अलग अलग आ रही है। तो इसलिए मुझे एक ए स्क्वायर के लिए हमेशा जो m और n की वैल्यू है वो इक्वल चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है और यहाँ पे जो हमारा n होता है और m है तो देखो दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यही देखते हैं कि n और m की वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए, तो वो तभी होगी जब m और n की वैल्यू इक्वल होगी। तो अगर मैं 3x3 लेती हूँ और यहाँ पे भी मैं 3x3 लेती हूँ तो मैं इजीली मैट्रिक्स ए स्क्वायर फाइंड कर सकती हूँ। तो ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मेरे को यहाँ पे m और n की वैल्यू एकदम सही चाहिए। डिटर्मिनेंट ए, बिल्कुल डिटर्मिनेंट ए भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फाइंड करते हैं और यहाँ पे भी जो एन एम और एन की वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑफ ए वेयर सी इज अ रियल नंबर, सी इंटू ए, मतलब सी हम स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई भी मैट्रिक्स ए से, तो जरूरी नहीं है कि हमारी मैट्रिक्स में एम और एन इक्वल, अगर वो 2x3 की मैट्रिक्स होगी या 3x2 की मैट्रिक्स होगी तभी हम इसको सी को इजीली इसे मल्टीप्लाई करवा पाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिक्कत हमारी सिर्फ ए स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ए में हमें एम और एन की वैल्यू सेम चाहिए, बाकी एम और एन की वैल्यूज डिफर कर सकती है एक दूसरे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द नंबर ऑफ 2x2 scalar matrices with a determinant equal to 4. Now what are scalar matrices? Now scalar matrices is a diagonal matrix where all the diagonal elements are the same. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि scalar matrices कौन सी टाइप की matrices होती है, just wait a minute. मैंने लिख दिया है कि एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। अब जब ऑल मैं बोल रही हूँ तो दोनों साइड के डायगोनल्स को मुझे कंसीडर करना, ना कि एक साइड के डायगोनल मैच हो गई और दूसरी साइड के डायगोनल्स पे अलग अलग कोई दूसरे एलिमेंट्स है तो वो स्केलर मैट्रिसेस नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो अब इसने बोला है 2x2 स्केलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 4 है, तो फाइंड कर कि कितनी 2x2 स्केलर मैट्रिसेस हम बना सकते हैं जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास में 4 हो। तो हम देखो, तो एग्जाम्पल से हम इसका इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कैसे करेंगे, लेट्स टेक अ 2x2 स्केलर मैट्रिक्स एज ए 0 0 एंड 1। तो ये हमने एक 2x2 स्केलर मैट्रिक्स ले लिया जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है, दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सेम ही है, ठीक है। ऑल बोला ना उसने तो ऑल में हमारे सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0। अब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल कितना दिया हुआ है हमें, 4 के इक्वल दिया हुआ, तो ए स्क्वायर हमारी वैल्यू आ जाएगी 4, तो ए की वैल्यू जो हमारे पास में आएगी वो आएगी +-2, ठीक है। तो कितनी 2x2 स्केलर मैट्रिसेस बन सकती है, दो स्केलर मैट्रिसेस 2x2 स्केलर मैट्रिसेस बन सकती है जिसका डिटर्मिनेंट 4 हो। एक तो हमारी +2 बन सकती है और एक हमारी -2 से बन सकती है, ठीक है। तो हमारी दो स्केलर मैट्रिसेस बन सकती है, तो आंसर इज 2, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द above data answer the given sub questions, consider the system of equations whose matrix representation is ax equal to b where a is this, x is this and b is this for some k belonging to real numbers, which of the following conditions is equivalent to having a no solutions for the given system of equations। अच्छा, हमें बताना है कि कब हमारा कौन सी वैल्यू k की वैल्यू पे हमें सिस्टम जो है वो नो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो नो सोल्यूशन जब होता है कि जिसमें हमारी जो रोज हो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में वेक्टर्स में लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो वो हमें नो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास में ए दिया गया है केस, सॉरी 2 k स्क्वायर 6 एंड 12,
x दिया गया है हमें x1 x2, b दिया है हमें आई डोंट नो व्हाई इट्स डिस्टर्बिंग k एंड 4, ठीक है। ये हमको तीनों वैल्यू दी हुई। अब इक्वेशन की फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे x इक्वल टू b यूज करके, तो ये इक्वेशन की फॉर्म में कैसे एक्सपैंड हो जाएगा, तो देखो पहले a इंटू एक्स करो, तो 2x1 प्लस 6x2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर x1 प्लस 12x2। अब यहाँ पे x b के इक्वल है तो यहाँ पे ये k के इक्वल हो जाएगा, ये 4 की इक्वेशन हो जाएगा, तो ये हम इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि जो इसकी रोज है वो क्या लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होगी तो वो किस वैल्यू के लिए वो लीनियरली डिपेंडेंट शो कर रही है, तो हम वो वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस वैल्यू के लिए वो हमें नो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रो 1 है 2,6 और रो 2 है k स्क्वायर 12, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारी रो 1 जो रो 2 है वो कोई कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं क्या, रो 1 इंटू सम स्केलर से हम लिख सकते हैं। तो स्केलर हमने मान लिया कि वो लैम्डा है, कि रो 2 क्या कॉम्बिनेशन से बन सकती है क्या, रो 1 इंटू समथिंग स्केलर। तो वो फाइंड करने के लिए k स्क्वायर 12 इज इक्वल टू 2,6 लैम्डा की वैल्यू अब हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा और यहाँ पे 12 हो जाएगा 6 लैम्डा के इक्वल। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास में 2 आई है, तो जब मैं यहाँ 2 डालूंगी तो मेरे पास 4 आएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4। तो k मेरे पास में क्या आया है, प्लस माइनस 2 आया है, ठीक है। तो k मेरे पास में प्लस माइनस 2 आया है, ठीक है। तो जब मैं k की वैल्यू प्लस 2 रख रही हूँ, तो k की जब वैल्यू मैं प्लस 2 रख रही हूँ तब जो मेरे पास में इक्वेशन मेरे को मिल रही है, तो देखो यहाँ पे मैं k स्क्वायर की वैल्यू प्लस 2 रख देती हूँ, यहाँ पे मेरे को 4x1 मिल जाएगा, यहाँ 12x2 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमारा 2 ही है। तो जब मैं ये देख रही हूँ तो ये इंटू 2 में हमें प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है, ना कि हमें नो सोल्यूशन दे रहा है। नो सोल्यूशन में ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करने चाहिए, ठीक है। और जब मैं k की वैल्यू -2 रख रही हूँ, तो k की वैल्यू जब मैं -2 रख रही हूँ तब तो ये 4x1 12x2 4 ही देगा, बट यहाँ पे ऊपर हमें -2 देगा, तो ये इसका कॉम्बिनेशन में नहीं बन रहा है। एक बन रहा है हमारे पास में 4 और एक बन रहा है हमारे पास में -4, जो कि हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाती है तो फॉर k इज इक्वल टू -2 इट गिव्स अस नो सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको ऐसे इसके लिए चेक करना है लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं, तो k इज इक्वल टू -2 के लिए हमें नो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज इक्विवेलेंट टू हैविंग अ नो हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो अभी हमने नो सोल्यूशन का तो निकाल लिया कि जब भी नो सोल्यूशन होगा हम चेक करेंगे कि रो 1 और रो 2 क्या लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर हाँ लीनियरली डिपेंडेंट है तो किस वैल्यू के लिए वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो वो वैल्यू फाइंड करती है हम उसका नो सोल्यूशन बता सकते हैं कि कौन से वैल्यू के लिए वो नो सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा। बट जब बात आती है यूनिक सोल्यूशन के लिए, तो यूनिक सोल्यूशन में हमें देखना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स ए है वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो मतलब इनवर्टिबल बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, तो हमारे पास में 2x2 मैट्रिक्स है, तो इन केस फॉर 2x2 मैट्रिक्स द डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0, द डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल है, और जो भी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 में आ रही है, हमें जो भी वैल्यू मिलेगी कि वो उसके इक्वल में नहीं होगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमें यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए का निकाल लेते हैं, तो ए का डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो ए लिख देती हूँ 2 k स्क्वायर 6 और 12 है हमारा डिटरमिनेंट, तो 12 2 24 माइनस 6 k स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो 24 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6 k स्क्वायर, तो k स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 4 नहीं होनी चाहिए, तभी हमारे पास में यूनिक सोल्यूशन आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वाला यूनिक सोल्यूशन पार्ट वाला, बट फॉर k इक्वल टू 2 k इक्वल टू -2 के लिए वो हमें दे देगा, बट k स्क्वायर की वैल्यू हमारे 4 नहीं आनी चाहिए। अगर 4 आ गई तो वो हमें यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करने का ये ऐसा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 पे डाल दो और देख लो कौन सी वैल्यू के लिए वो यूनिक सोल्यूशन नहीं दे रहा है। इसमें हमने चेक करा था कौन सी वैल्यू के लिए वो यूनिक सोल्यूशन नहीं दे रहा है, और यहाँ वाले क्वेश्चन में हमने क्या चेक करा था कि कौन सी वैल्यू के लिए वो हमें नो सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे हमने ये चेक किया कि कौन सी वैल्यू के लिए हमें यूनिक सोल्यूशन नहीं दे रहा है, तो वो जो भी वैल्यू है तो वो हमारी हमने आंसर में बता दी कि कंडीशन हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो k स्क्वायर जब 4 के इक्वल नहीं होगा तो वो हमें यूनिक सोल्यूशन ये सिस्टम हमें दे देगा, ठीक है। k की दूसरी हर किसी भी वैल्यू के लिए वो हमें यूनिक सोल्यूशन ही देगा, बट जब k स्क्वायर की वैल्यू है वो 4 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द अबव डेटा आंसर द गिवन सब क्वेश्चंस। लेट A belongs to M 3x4 matrix with row vectors v1 v2 and v3. Suppose v1 and v2 are two linearly independent rows. अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है v1 और v2 तो हमारे linearly independent है, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में नहीं लिखी जा सकती है, ये हमेशा हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेगी, ठीक है। कि अगर हम क्या करते हैं ना, जब linearly डिपेंडेंट होती है तब हम v1 को v2 के कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं या v2 को v1 के कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, तो हमें कोई नई वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। बट जब बोल देता है linearly independent है तो ये दो हमें क्या कहते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अपनी वैल्यू से। ऑफ रोज ए एंड v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 0 है, तो फाइंड द रो रैंक ऑफ ए। रो रैंक बतानी है ए की, तो रो रैंक बहुत इजीली हम इसकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके पास में 4 कॉलम्स है, मतलब इसमें 4 वेरिएबल्स है, हमारे पास में 4 वेरिएबल्स है, ठीक है। और हमारे पास में v1 v2 और v3 3 कॉलम्स है ना, हाँ v1 v2 और v3 हमारे पास में 3 इसकी वो है रोज है, सॉरी कॉलम्स तो हमारे वेरिएबल्स हमने बता दी, 3 रोज है जिसमें से v1 और v2 हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है।
तो अब और यहाँ पे दिया हुआ है कि v1 प्लस v2 प्लस v3 हमारा 0 के इक्वल है, तो हमारा जो v3 हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ v1 एंड माइनस ऑफ v2 के इक्वल हो जाएगा, जो कि सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है v1 और v2 का। हम v1 और v2 को भी एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मतलब ये दोनों कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन ही हमें प्रोवाइड करेंगे, और जब नई इन्फॉर्मेशन v1 और v2 से मिल रही है तो v3 तो जस्ट इसका कॉम्बिनेशन ही है v1 और v2 का, तो उससे हमें कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो रो रैंक हमारी वो रैंक होती है कि जिसमें हम देखते हैं कि कितनी रोज उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने जब v3 की जब वैल्यू निकाली तो पता चला कि ये तो लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन v1 और v2 के कॉम्बिनेशन से ही फॉर्म हो रही, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हमें। ठीक है, अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन, जैसे देखो मैं समझाती हूँ, अगर देखो v1 की मैं वैल्यू निकाल रही हूँ तो ये होती है माइनस v3 एंड माइनस ऑफ v2। ठीक है, तो ये होती है मेरी इसकी v1 की वैल्यू। ठीक है, v2 की वैल्यू हमारी होती है यहाँ पे माइनस ऑफ v1 एंड माइनस ऑफ v3। ठीक है, तो इन दोनों में हमारी वैल्यूज अलग अलग आई है और दोनों हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो v3 की जो वैल्यू है वो हर जगह पहले तो घूम रही है, फिर v3 की वैल्यू में ही हमको v1 और v2 को कॉम्बिनेशन मिल गया, तो कोई भी नया आंसर हमें प्रोवाइड नहीं करेगी, इन दोनों का ही जो वैल्यूज होगी उसी से हमें आंसर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं दे रही, इसलिए हमने इसे कह दिया कि ये हमारी जो v3 वैल्यू है वो एक ऐसी वैल्यू है जो लीनियरली डिपेंडेंट है, जिसमें कोई भी हमें नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो रो रैंक हमारा हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज विच आर linearly independent। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हमारे पास में कितनी है, दो ही है, v1 और v2। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, पर अगर यहाँ पे हमारे पास में v3 के बाद में भी और होते, लाइक v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अगर यहाँ पे होता, तब हम v3 को कॉम्बिनेशन में लिखते तो वो हमें नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती। ठीक है, तो वो भी v3 हमारा इस केस में वो हमारी लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाती, कि वो हाँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, कि एक नए वेक्टर के कॉम्बिनेशन से वो फॉर्म हो रही है, नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, इसलिए तो तब उस केस में हमारा वो जो वेक्टर है वो हम उसे कह देते कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बट उसके आगे बेचारे के पास कुछ था ही नहीं, तुम कैसे अपने आप को लीनियरली इंडिपेंडेंट बताएं, तो इसलिए वो लीनियरली डिपेंडेंट बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर द सिस्टम ax इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू 0 हमारी होमोजेनियस इक्वेशन होती है। ठीक है, और होमोजेनियस इक्वेशन में अब ax इक्वल टू 0 है तो हमारे पास में सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा, जिसमें हमारी जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसमें हमें नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि द नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, द नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स is equals to the number of variables minus the rank। नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास में 4 है, रैंक हमारी 2 है, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास में 2 ही आएंगे, तो आंसर इज 2 ओनली। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या हो गया, 2। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का आंसर फाइंड करना, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन थी हमारे पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So the next question is, based on the above data, answer the given sub-questions. Consider a system of equations for which the coefficient matrix is given by this. There is a vector b belongs to R such that the system of equation given by ax equal to b has a unique solution. अच्छा, हमें बताना है कि क्या हम एक ऐसी सिस्टम बना सकते हैं इक्वेशन का जो कि दिया जाए ax इक्वल टू बी, एक्स कुछ भी हो सकता है और b हमारा आर स्क्वायर से बिलोंग करे, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हमें यूनिक सोल्यूशन देगी। तो यहाँ पे हमें यूनिक सोल्यूशन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस है वो कम है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो द नंबर ऑफ इक्वेशंस किस पे इक्वल होगी, हमारी रोज के। तो यहाँ पे तो रोज हमारी 2 ही है, बट कॉलम्स हमारे पास में 3 है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा और नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास में कम है। और जब भी नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास में कम होती है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो हमारा जो सिस्टम होता है या तो वो हमें नो सोल्यूशन देगा या हमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देगा, बट यूनिक सोल्यूशन हमें कभी भी नहीं देगा। ये चीज भी आपको जब भी अगर आपको सिस्टम में बोले कि आप फाइंड करो कि यूनिक सोल्यूशन कब प्रोवाइड, तो पहले तो आप मैट्रिक्स ही देखना उसकी, क्या मैट्रिक्स में नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो हमें यूनिक सोल्यूशन कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस दैन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, so it will not give a unique solution. It can only have no solution or infinite many solution. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा एंड 2 इज द सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन गिवन बाय ax इक्वल टू b इक्वल ax इक्वल टू 1 एंड -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। इसमें भी सेम है, अल्फा बीटा एंड 2 इज द सॉल्यूशन, 1 एंड -2 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। तो हमें a एंड 2x दिया गया है, तो ये हमारे पास में क्या है, a हमारे पास में है 1 -2 0 4 3 0, x हमको यहाँ पे दिया गया है अल्फा बीटा एंड -2, अल्फा बीटा एंड +2 है, -2 है, लेट मी चेक, इट इज +2 ओनली। ठीक है,
तो यहाँ पे +2 इट इज, और यहाँ पे जो हमारी b की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 1 एंड -2। तो सिस्टम में ax इक्वल टू b के इक्वल हम डालते हैं सिस्टम में, तो a इंटू एक्स कर लो, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 3 2 6, अल्फा प्लस 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 इंटू अल्फा -2 अल्फा प्लस 4 बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 एंड -2 के इक्वल। तो यहाँ से जो हमारी अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी, सो अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 1 है, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में -5। अल्फा की वैल्यू -5 आ गई तो बीटा की वैल्यू इजीली आ जाएगी, तो -2 इंटू -5 प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू -2, तो 4 बीटा हमारा इक्वल हो जाएगा -12 के। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी -3। ठीक है, तो अल्फा की तो वैल्यू हो गई हमारे पास में कितनी, -5, एंड बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास में -3। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल था। Okay, so the next question is, based on the above data, answer the given sub questions. Consider the following subspecies of M2 cross 2 with the usual addition and scalar multiplication. W1 is this, where the condition is a plus d should be equal to 0, and W2 is this, and it is conditioned on that a plus b should be equal to 0 and c plus d should also be equal to 0. Now consider the following matrices. Now choose the correct set of matrices that forms the basis for W1, and the next option is choose all the correct sets of matrices that span for W2. Now what is basis? तो बेसिस हमारा एक ऐसा छोटा सा सेट होता है मैट्रिसेस का, जिसको हम ना किसी भी मैट्रिक्स से हम बना सकते हैं, या तो एडिशन करके या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, पर जो भी वो मैट्रिसेस हम बनाए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये उसकी कंडीशन है। तो बेसिस एक ऐसा स्मॉलेस्ट सेट होता है, वापस मैं बोल रही हूँ, बेसिस एक ऐसा स्मॉलेस्ट सेट होता है मैट्रिसेस का जिस जो हम बनाते हैं किसी भी स्पेस में यूजिंग एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और जो भी मैट्रिक्स हम बना रहे हैं उस स्पेस में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, जब बात करती हूँ मैं स्पैन की, तो स्पैन हमारा एक ऐसा मैट्रिसेस का सेट होता है जिसको हम यूज करते हैं दूसरी सारी मैट्रिसेस को बनाने के लिए इन द सब स्पेस। तो बेसिस हम कोई भी मैट्रिसेस से हम स्मॉलेस्ट सेट बना देते हैं एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके, वो तो हमारा बेसिस हो जाता है। पर जो स्पैन होता है वो एक ऐसा मैट्रिसेस का सेट होता है जिसको हम यूज करते हैं दूसरी मैट्रिसेस बनाने के लिए उस सबस्पेस में। और जरूरी है कि जो भी हम स्पैन मैट्रिक्स यूज करके उस बनाए उस स्पेस में सब स्पेस में मैट्रिक्स वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, जरूरी नहीं है, पर बेसिस के लिए इट इज नेसेसरी कि जो भी हम मैट्रिसेस बना रहे हैं स्मॉलेस्ट सेट्स ले लेके जो भी सब स्पेसेस में से हम मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करके, वो हमारी जो भी मैट्रिसेस बने वो सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेसिस फॉर W1। तो W1 की हमें कंडीशन दी हुई कि a प्लस डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब आपको इन सेट्स में से देखना है कि कौन सी हमारी सेट का कॉम्बिनेशन है जो हमें a प्लस डी की वैल्यू हमें 0 दे रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं, तो B1 पहले चेक कर लेते हैं। तो a प्लस डी यहाँ पे तो हमारे पास में 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, B1 तो नहीं हो सकता है किसी भी सेट में, तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो बचा हमारा सिर्फ B2 B3 B5, तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट चूज ऑल द करेक्ट सेट ऑफ मैट्रिसेस। W2 के लिए हमें कंडीशन दी हुई कि a प्लस बी तो 0 होना ही चाहिए और c प्लस डी भी हमारा 0 होना चाहिए। तो B1 देख लो, तो यहाँ पे हमारा जो B1 आ रहा है उसमें a प्लस बी 0 नहीं है ना, बट c प्लस डी है, बट a प्लस बी भी होना चाहिए, तो B1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और कहीं पे B1 है नहीं है। अब B5 चेक करते हैं, तो B5 में हमारे पास में 1 प्लस 0, तो ये तो मेरे पास में 1 आ रहा है और ये मेरे पास में -1 आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। B5 इसमें भी B5 है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ बचा B6 और B7। तो ये दोनों ऐसे मैट्रिसेस हैं जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो जिससे हम स्पैन बना सकते हैं इन दोनों मैट्रिक्स से, और इन दोनों बेस ये तो ऐसी तीन बेस ऐसी मैट्रिसेस है जो बेसिस में बनी है विद सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कोई भी सबस्पेस में मैट्रिक्स होगी उसको ऐड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, उससे हमें ये तीन बेसिस मैट्रिक्स मिल गई है। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ R3, मतलब 3D स्पेस में वो डिफाइंड है रियल नंबर्स की, डिफाइंड एज फॉलोज। W1 0 y and z कंडीशनड ऑन दैट y and z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। W2 is that x y z belongs to R3 and x plus y plus z is equal to 0 with usual addition and scalar multiplication. Based on the above data, answer the given sub questions. Which of the following option represents W1 intersection W2? अब W1 intersection W2 का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स जो हमारे W1 और W2 में प्रेजेंट हो, कॉमन हो। ठीक है, वो होता है हमारा W1 इंटरसेक्शन W2। तो W1 हमारे पास में क्या है, 0 y एंड z है, और W2 हमारे पास में क्या है कि x एंड प्लस y प्लस z हमारा 0 के इक्वल है। अब यहाँ से जब मैं कंपेयर करती हूँ तो मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू हमें 0 मिलती है, तो यहाँ पे जब मैं पुट करती हूँ तो 0 प्लस y प्लस z ये हमारे पास में 0 आ रहा है। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यूज निकल रही है y की, वो निकल रही है या तो -z या z की वैल्यू आप डाल दो एज इट -y। तो हमारा जो डायमेंशन बना है, इसका जो नया सबस्पेस बना है हमारा W1 और इंटरसेक्शन W2 का, वो क्या बना है, 0। y को मैंने y रहने दिया है, तो मैं y को 1 लिख रही हूँ, और -y यहाँ पे z हमारा -y के इक्वल है, तो z को मैं यहाँ पे -1 लिख रही हूँ। तो ये मेरा एक सबस्पेस में ऐसा बना है कि ऐसी सबस्पेस बनी है कि W1 इंटरसेक्शन W में हमारा 0 1 एंड -1 ये तीन एलिमेंट्स हमारे कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, अल्फा 0 1 एंड -1 प्लस बीटा 0 -1 1 बिलोंग, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्फा में हमने 0 1 -1 ले लिया, और यहाँ पे इसने -1 को पहले लिख दिया, मतलब इसने ना जो क्या कहते हैं इसको,
Z हमने Z को Z ही रखा है तो ये -1, तो Z अपनी जगह 1 ही रहेगा और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 -1 1। ये दोनों कंडीशन से ये बना है हमारे पास में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्पैन ऑफ 0 1 एंड -1 0 -1 1, तो -1 -1 दोनों बार नहीं आ सकता, या तो Y के प्लेस में आ सकता है या Z के प्लेस में आ सकता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। स्पैन ऑफ 0 1 एंड -1, ये भी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अल्फा 2, यहाँ पे तो 2 ही आ गया, तो 2 तो एक्स हमारा हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। आई एम सो सॉरी। हाँ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हमारा x की वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगी, तो एक तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है और एक ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि इन वैल्यूज के लिए हमारा जो ये 3 वैल्यूज है ये हमारी कॉमन है दोनों सेट्स में, W1 इंटरसेक्शन W2 में। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, इसकी डायमेंशन कितनी है? तो देखो यहाँ तो ये 0 है, तो 0 डायमेंशन हो गया, यहाँ -1 नेगेटिव डायमेंशन हो नहीं सकती, तो हमारे पास डायमेंशन बची कितनी? एक बची है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? W1 union W2 is a subspace of dimension 3, W1 union W2 is a subspace of dimension 2, it is a dimension of 1, या W1 union W2 is not a subspace। अच्छा, तो अब बात करते हैं यूनियन की। तो अब जब मैं बात करती हूँ यूनियन की, तो जरूरी नहीं है कि जो भी सबस्पेसेस में हमें जो सेट्स मिले वो यूनियन उनका प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है। एक सबसेट हमारे पास में जो भी सबस्पेस में यूनियन किसी भी एलिमेंट का हमें तब मिलता है जब वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर में कंबाइंड हो, मतलब वो उसका सबसेट हो। मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि W1 union W2 इज द सबस्पेस only if one is fully combined, fully contained in the other. That is, W1 should completely belong to W2. All the elements of W1 should belong to the sets in the W2, और vice versa कि W2, all the elements of W2 should belongs to the elements of W1। तो ये हम ऐसे चेक करते हैं सबस्पेस का। तो अब हम इसे एग्जांपल से चेक करते हैं। अब एग्जांपल आप बनाओगे कैसे, इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करके कि पहला तो हमारे पास में x हमारे पास में 0 होना चाहिए जब आप W1 के लिए बनाओ, W2 के लिए बनाओ तब ये ध्यान रखना है कि x और y प्लस z का वैल्यू जो है वो हमारे पास में 0 ही आनी चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि W1 हमने बना लिया। देखो, लेट्स चेक विद एन एग्जांपल। तो लेट्स एग्जांपल, तो मैं W1 का बना रही हूँ। तो W1 में एक ही कंडीशन है कि हमारा जो x है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर x 0 है तो मैं ले लेती हूँ 0 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारा बिलोंग करता है W1 के अंदर। तो मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरा ये जो W1 है वो W2 के अंदर सारे एलिमेंट्स इसके बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। अब W2 की क्या कंडीशन है कि जो x प्लस y प्लस z होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ W1 के सारे एलिमेंट्स हमें W2 के अंदर मिल जाएंगे। पर जब मैं इन्हें ऐड कर रही हूँ तब तो मेरे पास में 3 आ रहा है, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ये तीनों जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले, तो ये तो इसका बिल्कुल भी नहीं हुआ। चलो अब हम W2 के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो W2 के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए कि हमारा जो x प्लस y प्लस z है वो 0 के इक्वल आए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 1 एंड -2। ठीक है, तो इसको x 1 प्लस 1 2 हो जाएगा एंड 2 -2 0 हो जाएगा, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारा तो W2 हो गया। तो मैं चेक करूंगी क्या W2 के सारे एलिमेंट्स हमें W1 में मैच कर रहे हैं क्या। तो W1 की तो पहली कंडीशन है कि हमारी x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, पर यहाँ तो पहली वैल्यू x की 1 आ गई, तो ये तो x की वैल्यू तो यहाँ पे 1 आ गई, तो 1 तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों सबस्पेसेस इस कंडीशन से हमारे यूनियन हमें नहीं प्रोवाइड करेगी, तो W1 यूनियन W2 इज नॉट अ सबस्पेस हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसे एग्जांपल लेकर ही चेक करना पड़ेगा और कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि इन कंडीशंस के लिए तो सबस्पेस में हमें यूनियन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा W1 और W2 के लिए। कोई और कंडीशन होती तब हम चेक करते कि क्या वो सबस्पेस में हमें उसका यूनियन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जैसे हमने इसके लिए चेक किया इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द अबव डेटा आंसर द गिवन सब क्वेश्चंस, कंसीडर द मैट्रिसेस ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सफिशिएंट टू डिड्यूस डिटरमिनेंट ऑफ AB इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट ऑफ AB इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हमें समझ आना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ AB, जब मैं इसकी डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी निकालूंगी कि डिटरमिनेंट या तो A का 0 होगा या डिटरमिनेंट B का 0 होगा, तभी हमारे पास आंसर 0 आया है। एक का अगर 0 होगा तो दूसरे का डिटरमिनेंट कुछ भी आओ तो वो भी आंसर हमें 0 ही देने वाला है। तो मतलब हमें चेक करना है कि डिटरमिनेंट A और डिटरमिनेंट B में से ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो हमें 0 प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो चलो लेट्स फाइंड कि डिटरमिनेंट A हमें कब 0 दे रहा है। तो A हमारा ये है, A इज इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 0 1 0 अल्फा है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट हमें a का इक्वल टू 0 रखना है कि कौन सी वैल्यू के लिए वो हमें 0 दे रहा है। ठीक है, तो 1 इंटू इसको और इसको हटा दो तो अल्फा हो जाएगा हमारे पास में -0 प्लस 1 करेंगे तो ये वाली वैल्यूज हटा दो 0 -1, तो यहाँ पे हमारे पास में -1 मिलेगी इक्वल टू 0। तो अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास में अल्फा की क्या वैल्यू आई है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास में 1 आई है। तो फॉर द वैल्यू अगर हम अल्फा की जगह 1 रखेंगे तो हमें डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, वो 1 मिलेगा 0 मिलेगा, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बट ये मल्टीपल सेलेक्ट, यहाँ पे हमने बीटा वैल्यू के लिए भी चेक करना है कि कौन सी बीटा वैल्यू के लिए हमारा जो डिटरमिनेंट बी है वो 0 होगा। ठीक है, तो बी के लिए चेक कर लेते हैं। तो बी हमारे पास में हो जाएगा बीटा -2 0 6 0 1 6 1 0 बीटा -1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में बीटा -2 और ये हो जाएगा बीटा -1
-0 + 1 से हो जाएगा 0 6 एंड -6 हो जाएगा यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब मैं ओपन करूंगी इसको पूरा तो मेरे पास जो मेरे को फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी बीटा स्क्वायर -3 बीटा -4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, तो चलो रूट्स निकाल लेते हैं इसके। तो रूट्स इसके देखो मिडिल टर्म स्प्लिट से तो होगा नहीं, तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वो होता है -b + -√b² -4ac से अपॉन 2a। तो ये होता है, तो यहाँ से जब मैं फॉर्मूलाज में सारी वैल्यूज पुट करूंगी, ये देखो ये -3 हमारा b की वैल्यू हो जाएगी, सी हमारा सॉरी ए हमारा यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, सी हमारा -4 हो जाएगा। तो मैं सारी वैल्यू जब पुट करूंगी तो मेरे पास बीटा की दो वैल्यू मिलेगी जो कि है 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। तो इन दो वैल्यूज के लिए हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट बी का आंसर आएगा वो 0 आएगा। या तो 4 में जब बीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी तब हमें डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा, या बीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी तब हमें आंसर डिटर्मिनेंट जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। So for alpha is equal to 3 and beta is equal to 0, find the value of determinant of minus b transpose a square and b inverse। तो इसकी वैल्यू, तो इसकी जो या बोलो कि इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन पहले तो निकालो सारे b ट्रांसपोज b इनवर्स a स्क्वायर, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो इससे अच्छा हम डिटर्मिनेंट्स की इसमें प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस b ट्रांसपोज a स्क्वायर एंड b इनवर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे मैं b इनवर्स को लिख देती हूँ पहले, एक एक स्टेप से मैं आपको सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ -1 की पावर n, ठीक है, इंटू b ट्रांसपोज, फिर ये हमारा हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इनवर्स। अब यहाँ पे एन हमारी मैट्रिक्स कितनी की है, 3x3 मैट्रिक्स है कैसी, हाँ हमारी 3x3 मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो यहाँ पे -1 ही रहेगा क्योंकि इसकी पावर 3 है, तो ऑड पावर होती है तो नेगेटिव साइन ही रहता है। तो -b ट्रांसपोज इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इनवर्स हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो b ट्रांसपोज होता है वो कुछ नहीं होता है, b के इक्वल होता है। ठीक है, जो b ट्रांसपोज होता है डिटर्मिनेंट ऑफ b ट्रांसपोज इज नथिंग बट, और यहाँ पे हाँ यहाँ मैं डिटर्मिनेंट तो लगाना भूल ही गई, वेट गड़बड़ कर दी, सॉरी आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इज। वापस करते सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने। डिटर्मिनेंट तो ओपन कर दिया बट उसके आगे डिटर्मिनेंट लिखा ही नहीं, b ट्रांसपोज a स्क्वायर इनटू b इनवर्स है। देखो मैं जो गलती कर रही हूँ ना, अभी मैं कट नहीं करूंगी, मैं आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि एग्जाम में ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 इंटू एन बी ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अरे यार, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n 3x3 है तो यहाँ पे तो -1 बी ट्रांस सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ -b ट्रांसपोज हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर हो गया इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स हो गया। तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ b ट्रांसपोज इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b। डिटर्मिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट की सेकंड प्रॉपर्टी जो हमें लगानी है वो लगानी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन पड़ा है तो यही दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पूरा ये बाहर साइन है अंदर साइन नहीं है, तो पता चले कि तुम जब a स्क्वायर कर रहे हो तो उसमें ये नेगेटिव साइन हटा दिया, बिल्कुल ये गलती मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। अब हमें a स्क्वायर निकालना है, तो हमें a का पता है कि डिटर्मिनेंट a किसके इक्वल था, अल्फा -1 के इक्वल था ना। अल्फा -1 को हमने इक्वल टू उसके किया था किसके, अरे यार वो रब हो गया, 0 के इक्वल किया था, पर यहाँ पे तो अभी 0 के इक्वल करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा -1 हम करेंगे क्योंकि यही हमारा डिटर्मिनेंट आया था, तो यहाँ पे तो 0 के इक्वल। अब इसने बोला है कि अल्फा 3 वैल्यू के लिए क्या होगा, तो 3 -1 करेंगे तो ये 2 आएगा। ठीक है, तो अगर ये 2 आया है तो जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास 4 आएगा, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा इस वैल्यू का वो आएगा -4। माइनस का साइन लगा देना क्योंकि वो बाहर है डिटर्मिनेंट के, ना कि अंदर है, तो बाहर है तो वो स्क्वायर के साथ में नेगेटिव साइन कैंसिल नहीं होगा, ये गलती मत करना। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास में अल्फा -1 ही आया था, लेट मी चेक, यस हाँ अल्फा -1 ही आया था, सही है। तो इसने कहा था अल्फा वैल्यू 3 डालनी है आपको, तो हमने 3 डाल दी। अब पहली वाली कंडीशन में तो तुम बोलोगे तुमने इसको अल्फा -1 को 0 पुट कर दिया था, तो 0 जब इसलिए पुट किया था क्योंकि मेरे को चेक करना था कि कौन सी वैल्यू अल्फा वैल्यू के लिए हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ए है वो 0 आ रहा है, बट यहाँ पे तो मेरे को डिटर्मिनेंट ए ही निकालना था, तो यहाँ पे मैं 0 के इक्वल इसको पुट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो आंसर आया वो -4 है, इसमें बस मैंने सिंपल डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज यूज करी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेट नंबर 1 एंड आई होप अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अब नहीं लगा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट तुम्हारा ये है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो इसमें से समझ में आया ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि मतलब नहीं बेटा सन्नाटा अभी भी रहेगा कि कुछ भी समझ नहीं आया क्या करके चली गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखो मैंने ना ऊपर ऊपर से बताया, मैं खुद जानती हूँ, तो ऊपर ऊपर से इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में अभी तुम्हें डीप जाकर बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। ये ऊपर ऊपर वाली जो चीज़ है ना कि जस्ट फॉर्मुला लगाया है पुट किया, ये जो हमें पता है, तो जो मेरे को पता था वो मैंने तुम्हें सब बता दिया जो तुम्हें एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड जो मैंने बताया है मैं गारंटी से तो नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ मैं 80% तो श्योर हूँ कि ये जो मैंने जो भी तुम्हें बताया है इसको अगर तुम पढ़ के जाते
जाते हो तो एग्जाम में अगर सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं तो तुम मिस आउट नहीं करोगे, भले तुम्हें उसका अंदर का डीप का पूरा अंदर का सोल्यूशन नहीं पता हो कि वो कैसे कैसे आया हमारे पास में। हमें ऊपर ऊपर का पता चल गया कि हाँ ये नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हम ऐसे निकालते हैं। अब तुम्हें क्यों डीप में जाके सोचना है कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, क्यों कैसे ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स की और रैंक के ही माइनस हम क्यों करते हैं, इक्वेशंस को क्यों माइनस नहीं करते। तो इतना सब डीप में ना तो मैंने खुद ने पढ़ा है, और मैंने अगर पढ़ा ही नहीं है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कैसे, ये वाली बात है। और बिल्कुल तुम जो मैंने तुम्हें समझाया है उससे तुम इजीली है ना क्वेश्चंस कर सकते हो इसी टाइप के। और दूसरे दूसरे सेट्स में जो भी और आएगा तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन अच्छे से करूंगी, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही मैं एक्सप्लेन करूंगी। इंग्लिश में भी मैं उतना एक्सप्लेन करती थी, स्टैट्स में भी इतना ही करती थी, और मैथ्स में भी मैं इतना ही करूंगी, ठीक है। और अगर तुम्हें ओपीपी 1 के लिए पीवाईक्यूज चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। ओपीपी 1 हमारा 19 और 20 जुलाई को है, मेरा तो 19 को शेड्यूल हो चुका है ओपीपी, तो मेरा तो 19 को है, तो 13 को मैं पेपर देने का पेपर देकर आऊंगी। उसके बाद में मैं है ना पीवाईक्यूज का वीडियो तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी, 14 तक तो इजीली तुम्हें मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। बट ओपीपी का जब 13 को पेपर होगा उसके बाद में प्रोवाइड करवाऊंगी, और ट्राई करूंगी कि मैं पाइथन के भी पीवाईक्यूज अभी करवा दूं सॉल्व, और स्टैट्स का भी अगर टाइम मिलेगा तो बिल्कुल मैं स्टैट्स का भी बिल्कुल करवाऊंगी। और अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट्स का चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। इंग्लिश 2 का सेट अब मैं पहले डालूंगी, उसके बाद में मैथ्स 2 का, और उसके बीच में क्या पता मैं पाइथन का भी डाल दूं। तो लेट्स सी टाइम कैसे मैनेज करती हूँ मैं, एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में। बाय।